नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को, जो साफ संदेश के दर्शक हैं, उन सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दोस्तों, आपके जीवन में नया वर्ष अपार खुशियां लेकर आए और ढेरों सफलताएं आपके कदम चूमे। दोस्तों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर से पहले दोस्तों, आज हम समीक्षा करेंगे, मैं बताऊं आपको, राजनीतिक विषय पर। और वो इसलिए कि दोस्तों, आज 2022 का पहला दिन है, 1 जनवरी है। और आज से ही अभी विधानसभा चुनाव में 2 वर्ष का समय बाकी है, लेकिन आज पहले ही दिन दोस्तों 2 राजनीतिक परिवारों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है। वो कौन कौन से है उस पर भी बात करेंगे। और राजनीतिक विषय के ऊपर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुरेश चौधरी की भी आज मीटिंग थी और उन्होंने भी घोषणा की है। दोस्तों, डॉक्टर सुरेश चौधरी को लेकर भी आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम बात करेंगे मुख्य खबर में कोरोना की। तो कोरोना के मामले दोस्तों दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये आज हम नए साल में प्रवेश बेशक कर चुके हैं, लेकिन उस टेंशन और उस बड़ी एक प्रकार से मैं कहूँ तो विपदाओं के साथ जो विपदा दोस्तों ओमिक्रॉन और कोरोना के रूप में हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो मामले भारत में आए हैं 22,775, वो दोस्तों डराने वाले आंकड़े हैं। और लगभग 7-8 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में वापस पुनः कोरोना के मामले आने लगे हैं। तो ये संकेत क्या है दोस्तों? अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँ इस प्रकार की जिससे आप आसानी से समझ सके कि हम किस ओर जा रहे हैं और दुनिया फिलहाल जो है कोरोना को लेकर कहाँ किस मुकाम पर खड़ी है। दोस्तों, अमेरिका में 5,82,000 मामले एक दिन में 24 घंटे में आए हैं। 5,82,000 मामले ऐसे धनी देशों में दोस्तों जहां दोनों ही डोज बड़ी संख्या में लग चुकी हैं, लगभग आबादी को लग चुकी है। ब्रिटेन 1,88,000 मामले एक दिन में 24 घंटे में। और दोस्तों, फ्रांस 2,06,000 मामले एक दिन में मात्र 24 घंटे में। और इटली में 1,27,000 मामले। और दोस्तों, स्पेन में 1,62,000 मामले। ब्राजील जैसे देश में भी 12,618 मामले। तो दोस्तों, ये कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ मौत दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो कहीं भी सिर्फ इटली को छोड़ दिया जाए 7452 मौतें एक दिन में हुई है, तो कहीं भी दोस्तों 2000 से भी अधिक मौत नहीं हुई है, लाखों की संख्या में मामले आने के बावजूद। तो ये क्या इशारा करता है दोस्तों? इसका एक फलसफा हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और जो भारत में भी 22,775 मामले आए हैं, तो 406 लोगों की मौतें हुई है। दोस्तों, 406, 300, 350 लोगों की मौतें तो 5,000, 6,000 मामलों पर भी हो रही थी। लेकिन वो मामले जो थे वो डेल्टा के थे दोस्तों, इसमें कतई संदेह नहीं। और ये जो मामले बढ़े हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़े हैं। तो ये मानकर चलिए आप, सरकार अगर आधिकारिक आंकड़ा ओमिक्रॉन का कहें तो मात्र 1500 का भारत में बताया जा रहा है, मात्र 1500 का। लेकिन ये जो संख्या बढ़ रही है जिसमें मौत नहीं है बिल्कुल, ये डेल्टा या फिर डेल्टा से अलग कोई वेरिएंट जो है वो भारत में सक्रिय है, लेकिन उसमें मौत कैजुअलिटी बहुत कम है। तो मैं जल्दी से आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में आज 8,000 से ऊपर मामले आए हैं, 8 लोगों की मौतें हुई है। दिल्ली में 1796 मामले आए हैं, कर्नाटक में 832 मामले, केरल में 2676 मामले, 353 लोगों की मौत हुई है। यहां डेल्टा जरूर अपना कहर बरपा रहा है। गुजरात 654 मामले, राजस्थान 208 मामले, तमिलनाडु 1155 मामले और पश्चिम बंगाल 3451 मामले, ये प्रमुख राज्य हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि कोरोना पूरे विश्व में बढ़ रहा है और तीसरी लहर की तरफ जा रहा है पूरा विश्व। दोस्तों, बहुत से देशों में तो लहरें अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। बेशक मौतों का सिलसिला वहाँ नहीं है, लेकिन पूरा हेल्थ सिस्टम
दोस्तों कोरोना के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाता है। अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतरकर शून्य में चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे में सभी देशों में भूखमरी की और दोस्तों महंगाई बढ़ने की नौबतें आती हैं। तो कुल मिला के मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, जो देश ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले आया था जिस देश में, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों, वहाँ लगभग मैं आपको बताऊं तो उसके बाद में 127 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है जब दक्षिण अफ्रीका में आया था। और आज दोस्तों स्थिति क्या है दक्षिण अफ्रीका में, मैं आपको बताऊं, इससे आप समझिएगा कहाँ जा रहे हैं हम और किस स्थिति में है, किस प्रकार के एहतियातन हमें कदम उठाने हैं। तो आज दोस्तों 50% ही मात्र मामले आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से, अर्थात ओमिक्रॉन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जबरदस्त संक्रमण दर है इसकी, जबरदस्त फैलता है, ये फैला सारी चीजें, लेकिन 50% ही मामले हैं। अब 50% मामले घट चुके हैं। तो वैज्ञानिकों ने वहां से एक नई स्टडी जारी की है दोस्तों। वो स्टडी क्या है उसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन होने के तत्काल बाद, ये वैज्ञानिकों की स्टडी है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से आई है, मैं आपको बता रहा हूं। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित व्यक्ति होने के तत्काल बाद कुछ ही समय, कुछ ही घंटों बाद में उसके शरीर में दोस्तों एंटीबॉडी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जो कि बीमारी को गंभीरता की स्टेज तक नहीं जाने देती। समझ रहे होंगे आप, ओमिक्रॉन जिसमें है उसमें एंटीबॉडी भी उसके तुरंत बाद में बननी प्रारंभ हो जाती है और वो मरीज जो है उसमें मात्र 1% लोगों को ही विशेष दवाओं की जरूरत है, बगैर दुआओं के भी और बगैर दुआ और बगैर दवाओं के भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित व्यक्ति अपने आप कुछ दिनों में ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अस्पतालों से छुट्टी लेकर घर चला जाता है। तो दोस्तों ये है ओमिक्रॉन वेरिएंट। और अब इसे क्या समझा जाए दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना पर आप गौर कीजिएगा, मात्र 1% मरीजों पर ही विशेष दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है और मौत बहुत कम, मिनिमम मौत दर इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट में है। लेकिन दोस्तों डरने वाली बात यह है, मैं आपको अब बताऊं, जो उस चीज पर आप ध्यान कीजिएगा, क्योंकि ये लगातार म्यूटेट हो रहा है दोस्तों, लगातार म्यूटेट हो रहा है, अपना स्वभाव बदल रहा है। इसको लेकर डरने की जरूरत है। आगे ये अपना स्वभाव किस प्रकार रखने वाला है, किस करवट अपना स्वभाव जो है ये हमें दिखाने वाला है, अपने आप में डेवलपमेंट करने वाला है, किस प्रकार म्यूटेट होने वाला है ये। तो दोस्तों इससे डरने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप चेहरे पर मास्क लाइए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखिएगा और वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है, इसमें कतई संदेह नहीं है दोस्तों जी। क्योंकि आज लगभग धनाढ़ देशों में जहां ओमिक्रॉन 1 लाख, 5 लाख, अमेरिका जैसे देश में 5 लाख से ऊपर आ रहे हैं, ब्रिटेन में 1 लाख, फ्रांस में 2 लाख, इटली में 1 लाख, स्पेन में 1 लाख। तो दोस्तों कहने का मतलब वहां कैजुअलिटी नहीं हो रही है, उन देशों में वैक्सीनेशन 100% हो चुका है और बूस्टर डोज भी वहां बड़ी संख्या में लग चुका है। तो ऐसे में कैजुअलिटी नहीं हो रही है। हमारे भारत में भी दोस्तों ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है। 10 तारीख को हम बूस्टर डोज की ओर भी जा रहे हैं और 3 तारीख को 2 दिन बाद में बच्चों को भी वैक्सीन लगनी प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे भारत में भी हम बहुत पीछे नहीं है, लेकिन हाँ धनाढ़ देशों से, धनी देशों से हम कुछ पीछे हैं, क्योंकि बूस्टर डोज अभी तक हम लगा नहीं पाए और इजराइल जैसा देश 4थी डोज लगाने के बारे में विचार ही नहीं कर रहा, बल्कि लगानी प्रारंभ भी कर दी है। तो दोस्तों ये अंतर जरूर है। इसके बाद में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आज के दिन 1 जनवरी को क्या विशेष है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम दोस्तों चर्चा करेंगे आज के दिन 1582 में 1 जनवरी को शुरू हुआ था एक प्रकार से नया साल मनाना। 1582 में प्रारंभ हुआ है ये नया साल, जो 1 जनवरी को हम नया साल मना रहे हैं। 31 दिसंबर को हम जो पुराने साल को विदा करते हैं और नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं। ये 1582 से आपको आश्चर्य होगा, उससे पहले जो साल था दोस्तों वो मात्र 10 महीनों का साल था। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अहम चीज, तो दोस्तों पहले 25 दिसंबर को नया साल मनाया जाता था, 25 दिसंबर को, और कहीं कहीं बहुत से देशों में
25 मार्च को नया साल मनाया जाता था, जबकि भारत का नया साल दोस्तों उससे अलग है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 13 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ था। 2078 का हिंदू वर्ष हमारे यहाँ चल रहा है दोस्तों, तो हम जो है 13 अप्रैल को मनाते हैं नया साल। तो ये अलग अलग है दोस्तों। और एक ऐसी घटना हुई दोस्तों, मैसूर धर्मगुरु सेंट बीड ने पोप जो ग्रेरी है दोस्तों, उनको सलाह दी थी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं और 46 सेकंड होते हैं। उसके बाद में दोस्तों रोमन कैलेंडरों में बदलाव करके 1 जनवरी को नया साल बनाने का ये चलन चला है और वो निरंतर चला आ रहा है और अब तक चला आ रहा है। तो ये है दोस्तों आज के 1 जनवरी को खास। और 1 जनवरी को दोस्तों आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आज किन महानुभव शख्सियतों का जो जन्मदिन है वो उसके बारे में भी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आज ही के दिन 1 जनवरी को जन्मी शख्सियतों के बारे में विद्या बालन फिल्मी अभिनेत्री 1978 को जन्मी थी। और तनिषा जो फिल्मी हीरोइन है दोस्तों, उनका जन्म भी 1978 को हुआ था। उसके बाद में सोनाली बेंद्रे दोस्तों 1975 में उनका जन्म है आज ही के दिन। और ज्योतिराव सिंधिया दोस्तों जो कि भाजपा के नेता बन चुके हैं, पहले कांग्रेस के थे, 1971 में आज ही के दिन 1 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। और नित्यानंद राय 1966 में जो भाजपा नेता है आज ही के दिन जन्मे थे। और राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी दोस्तों 1959 में आज ही के दिन उनका जन्मदिन है। और सलमान खुर्शीद नेता जो है 1953 में आज ही के दिन उनका जन्मदिन है। और नाना पाटेकर फिल्मी हीरो, उनका भी जन्मदिन आज ही है, 1951 में उनका जन्म हुआ था। तो असरानी जो फिल्मी हास्य कलाकार है दोस्तों, असरानी 1941 में आज ही के दिन जन्मे थे। और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मैसूर नेता दोस्तों, उनका देवीलाल जी चौधरी का पुत्र दोस्तों, उनका भी जन्म 1935 को आज ही के दिन हुआ था। तो ये दोस्तों खास आज के दिन है। और दोस्तों मैं हिंदू नव वर्ष के बारे में बताऊं तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो होती है, नवरात्रा के दिन नए वर्ष की शुरुआत होती है, हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। और अन्य खबरों का रुख करें तो दोस्तों भारत ने अंडर 19 क्रिकेट का एशिया कप 8वीं बार जीता है। और श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर भारत के युवाओं ने ये विश्व कप जीता है दोस्तों। इससे पहले 1989 में भारत ने जीता था, 2003 में भारत ने विश्व कप जीता, एशिया कप जीता था। और 2012 में भारत पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से जीता था। इसके बाद में 2013-14 का जो एशिया कप हुआ था उसमें भी भारत जीता था। और 2016 में भी भारत जीता था, 2017 में जरूर अफगानिस्तान जीता था, 2018 में भारत जीता था, 2019 में भी भारत जीता था, 2020 में ये एशिया कप हुआ नहीं कोरोना के चलते। और 2021 में एक बार फिर श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर भारत ने एशिया कप जीता है क्रिकेट का। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों का जिक्र करें तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल दोस्तों उपखंड कार्यालय में नवीन झांझड़िया के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया था। और उस ज्ञापन का दोस्तों जो संस्करण है वो 3रा चरण हल्ला बोल आंदोलन के तहत ये ज्ञापन जो है वो सौंपा गया। और जो 1 जनवरी 2004 को पेंशन लागू हुई थी नई दोस्तों, जिसका विरोध लगातार चल रहा है, वो आज ही के दिन दोस्तों 1 जनवरी को 18वीं बरसी मनाते हुए सभी जो पेंशनधारी कार्यकर्ता है दोस्तों, कर्मचारी है, वो आज कैंडल मार्च निकालेंगे। और दोस्तों उसकी बरसी पर एक प्रकार से 18वीं बरसी पर कैंडल मार्च निकालेंगे। और जो उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया था नवीन झांझड़िया के नेतृत्व में दोस्तों, उनके साथ प्रताप सिहाग और दिवाकर स्वामी, विमला, ज्योति शर्मा और सोना के अलावा कमलेश, वीरमती यादव आदि अनेकों कर्मचारी रहे। और दोस्तों पिछले 18 दिनों से पानी की टंकी पर बड़बिराना गांव में चढ़े 5 किसानों को समझौता वार्ता के तहत नीचे उतार लिया गया है दोस्तों। ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन 18 दिन तक वो लोग दोस्तों टंकी पर चढ़े गए थे। उनकी सारी मांगे प्रशासन ने मांग ली है। मोगा 3 व 4 को दुरुस्त करने की मांग को लेकर किसान
टंकी पर चढ़े थे। उनके समर्थन में 3 किसान भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और दर्जनों किसान टंकी के नीचे भी उनके समर्थन में धरने पर बैठे थे। दोस्तों अंत में जिला कलेक्टर द्वारा जो 11 सूत्रीय कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी दोस्तों रिपोर्ट दी जिला कलेक्टर महोदय को, और उसके बाद में प्रशासन कल दल बल के साथ आया किसानों के साथ वार्ता करने के लिए, और एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पर बातें हुई दोस्तों, और किसान उससे संतुष्ट हुए। सारी की सारी मांगे उनकी मान ली गई, और जो मोगों को दुरुस्त करने की मांग है दोस्तों, उस पर एक प्रकार से जो है महीने में उनको एकदम से किसानों के अनुकूल उसको कर दिया जाएगा। तो उसकी जो कुल मिला के पानी का जो उसमें क्या कमी आई, क्या फॉल्ट था, जो जांच कमेटी थी दोस्तों उसमें क्या पाया बताया गया, किसानों को बताया प्रशासन ने। पानी के डिस्चार्ज का अंतर जो था वो 19% था, इसलिए नहीं मिल रहा था आगे के टेल के किसानों को पूरा पानी। दोस्तों 19% अंतर, इसको लेकर किसान बार बार आंदोलन थे और पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर हुए थे, क्योंकि दोस्तों गड़बड़ी थी। और उन्होंने जिस प्रकार से विधायक बलवान पूनिया पर आरोप लगाए थे, प्रभाव के इस्तेमाल के चलते जो है मुगों को दुरुस्त नहीं किया जाता है, उनके लेवल में सुधार नहीं किया जाता है, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ उसके अंदर अंतर पाया है, और ऐसा कुछ पाया है जिसको लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो जायज़ थे, और किसानों का आंदोलन जायज़ था, किसानों की मांग जायज़ थी। और जो 19% का अंतर पाया गया है, प्रशासन द्वारा बताया गया किसानों को, उसको 1 माह में दुरुस्त कर दिया जाएगा। सारी मांगे किसानों की मान ली है, तो किसान अपने अपने घर चले गए। लेकिन जसाना गांव में दोस्तों 8वें दिन भी 3 किसान टंकी पर अभी भी चढ़े हुए हैं। जसाना गांव में जो चारणवासी का हम बता रहे थे आपको, 3 किसान अभी भी टंकी पर चढ़े हुए हैं, और 332 क्यूसेक पानी को लेकर दोस्तों उनकी 10 सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर सहमति नहीं बनी है। वार्ता जरूर हुई है, लेकिन 5 जनवरी को बादरा के सरसा बाईपास पर किसानों का महापड़ाव होगा। उस महापड़ाव में किसानों द्वारा घोषणा की गई है कि ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में जो है इस पड़ाव पर किसान पहुंचे। तो दोस्तों इसको लेकर हमारी नजर दोस्तों अब करते हैं समीक्षा शुरू। जिस प्रकार से राजनीतिक समीक्षा के लिए हमने आपको बताया था, पूरा विश्लेषण करेंगे आज इस चीज़ का। दोस्तों 2 नेताओं ने आज ताल ठोकी है आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जो 2023 में, उसके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो अजीत बेनीवाल पुत्र भीम सिंह बेनीवाल गांधी से हैं, गांधी के निवासी हैं दोस्तों, और संजीव बेनीवाल के परिवार के ही हैं दोस्तों, और वर्षों से ये भी एक राजनीतिक परिवार है। और भीम सिंह बेनीवाल ने दोस्तों बादरा में विधानसभा चुनाव लड़ा था काफ़ी पहले, 10-15 साल पहले, और दोस्तों उनको इनलो और भाजपा की सामूहिक टिकट उस समय दी गई थी, और बहुत बुरी तरह से भीम बेनीवाल जो है वो चुनाव हारे थे दोस्तों। उनका पुत्र है अजीत बेनीवाल, और दोस्तों अजीत बेनीवाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और वर्तमान में कांग्रेस टिकट के युवा प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत है दोस्तों। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत है। और दोस्तों उनकी एक मैं घोषणा आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने एक घोषणा की है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2 वर्ष का समय शेष रहा है, इसके मद्देनजर मैं आज 1 जनवरी को 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा करता हूं, लड़ने की घोषणा करता हूं, उसकी ताल ठोकता हूं। मैं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का युवा प्रदेश महासचिव हूं, इसके पद पर कार्यरत हूं, और मेरे लिए किसी पार्टी की टिकट ज्यादा महत्व नहीं है। दोस्तों गौर कीजिएगा इस बात को। उन्होंने घोषणा की है कि मेरे लिए किसी पार्टी की टिकट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे तो बादरा विधानसभा के नागरिकों का प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद चाहिए, और यही हमारी टिकट और ताकत होगी। जितना विकास बादरा में होना चाहिए था दोस्तों, पॉइंट नोट कीजिएगा, जितना विकास बादरा में होना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो पाया, ये कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है। और वर्तमान में आम नागरिक, मजदूर, किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है और महंगाई से हैरान परेशान है, और बिजली राजस्थान में सबसे महंगी है, उस पर भी विद्युत जो सरचार्ज, स्थायी शुल्क आदि अनेकों शुल्क जोड़कर लगाए जा रहे हैं, उससे जनता के ऊपर बहुत मार पड़ी है। इसके अलावा पेयजल, सिंचाई हेतु चकबंदी, मुरबाबंदी, नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में लाना है, और 14 सिंचाई से वंचित गाँव को हमें सिंचाई से जोड़ना है। ये हमारे मुद्दे हैं जिसके समाधान की तरफ हम प्रयास करेंगे। तो ये है दोस्तों अजीत बेनीवाल का एक प्रकार से एजेंडा। आज उन्होंने घोषणा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गणपति होटल में, और दोस्तों पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए हमने। इसकी एक अलग से वीडियो कवरेज भी डाली है, जरूर इसको आप देखिएगा।
उन्होंने जो है अपना एजेंडा क्लियर किया है। तो कुल मिला के दोस्तों अजीत बेनीवाल जो है उन्होंने चुनाव ताल ठोक दी है। उसके बाद में दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी परिवार की। दोस्तों डॉक्टर सुरेश चौधरी ने अपने कार्यालय में अपने निवास स्थान पर आज एक स्नेह मिलन का आयोजन किया और बड़ी संख्या में दोस्तों भीड़ आज उमड़ी। और उसकी खास बात ये थी दोस्तों बैठक की कि वहाँ एसपी सिंह जो कि पूर्व जिला कलेक्टर भी है 12 में, वो अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं दोस्तों, वो भी यहाँ मौजूद थे। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के कई युवा नेता भी थे और रविंद्र मोडसरा आदि भी थे। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा दोस्तों ये वीडियो हमने अलग अलग कवरेज आज डाली है, वो जरूर देखिएगा आप। एसपी सिंह ने बड़ी लंबी देर तक दोस्तों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वो भी वीडियो अलग से आप जरूर देखिएगा। सुरेश चौधरी ने लंबे समय तक जो संबोधित किया उसके भी हमने 2 पार्टीशन बनाए। उसके अलावा भी दोस्तों रविंद्र मोडसरा ने सबसे पहले दोस्तों नथु कुरैशी मंच का संचालन कर रहे थे और रविंद्र मोडसरा को उन्होंने बुला लिया और रविंद्र मोडसरा ने जो बातें दोस्तों कड़वी कही, मैं आपको यहां बोलकर उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। वीडियोज आप जरूर देखिएगा, अलग से हमने वीडियो वो डाला है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके ऊपर पूरा का पूरा आज का संबोधन रहा एसपी सिंह का, डॉक्टर सुरेश चौधरी का और अन्य का एक महाशय थे कक्कड़ साहब उनका। तो दोस्तों वो केंद्रित रहा क्यों और क्या ऐसा कह दिया था रविंद्र मोडसरा ने, दोस्तों उसके ऊपर आप जरूर इस कवरेज को देखिएगा। बहुत रोचक चीज रविंद्र मोडसरा ने कह दी थी जो अमूमन कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का किसी भी बड़े नेताओं के सामने ऐसा वक्तव्य नहीं देता है। तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। मेरे कहने का मतलब जो है आज 2 राजनीतिक परिवारों की जो है घोषणाएं हुई है राजनीतिक मंच पर चुनाव लड़ने की आगामी विधानसभा 2023 में दोस्तों। तो सुरेश चौधरी परिवार से जो घोषणा हुई है दोस्तों उनमें स्पष्ट ये नहीं हुआ कि डॉक्टर सुरेश चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे या एसपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों बढ़िया परिवार चुनाव लड़ेगा, हम दोनों में से चुनाव लड़ेंगे, ये डॉक्टर सुरेश चौधरी ने कहा। और एसपी सिंह ने अपने संबोधन में कहीं ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने डॉक्टर सुरेश चौधरी का जिक्र किया, पूर्व विधायक का। तो कहने का मतलब देखने वाली बात है इनमें से कौन लड़ता है। लेकिन अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं, राजनीति विश्लेषण इसका करते हैं, मायने इसके क्या है। अब तक कितने लगभग कैंडिडेट है जो भादरा चुनाव के लिए तैयार हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं 2023 के लिए। दोस्तों सबसे पहले बढ़िया परिवार से हम एक कैंडिडेट मानकर चले, चाहे वो एसपी सिंह हो या फिर डॉक्टर सुरेश चौधरी हो, क्योंकि वो भली बात ही समझ चुके हैं दोस्तों। जनता से 5 साल की दूरी रखने का मतलब अपने आप को राजनीतिक दृष्टि से समाप्त करना है, हाशिए पर जाना है। और दोस्तों ये राजनीतिक एक प्रकार से आत्महत्या के समान भी है। तो कुल मिला के ये चुनाव लड़ेंगे। और जयदीप डूडी नंबर 2 हम लेते हैं, तो जयदीप डूडी भी ये भली भांति समझ चुके हैं दोस्तों। उन्होंने बलवान पूनिया का समर्थन किया था और पीछे 1-2 चुनावों से दूरियां भी बना ली थी। तो इसका नतीजा मैं बताऊं तो जयदीप डूडी के परिवार में भी इस प्रकार से जो है ऊहापोह की स्थिति है। और इस बार जयदीप डूडी इस कदर व्यतीत हुए हैं कि उन्होंने दीपावली से पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस की टिकट मांगेंगे और दीपावली के बाद में हमारा विधिवत अभियान शुरू हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो लगातार गांव में भ्रमण कर रहे हैं जयदीप डूडी। निश्चित रूप से वो कांग्रेस टिकट की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। आज डॉक्टर सुरेश चौधरी ने जिस प्रकार से ताल ठोकी है, अब दोस्तों बात बराबर की यहाँ नजर आती है और टिकट में कड़ी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल सकती है। नंबर 3 आज अजीत बेनीवाल ने चुनाव लड़ने की घोषणा की और उन्होंने जो एक बात कही दोस्तों, पार्टी टिकट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो कुल मिला के यहाँ भी कमर कसी हुई है। ये जो भी इनका प्रदर्शन रहे, लेकिन ये चुनावी ताल
ठोक चुकी है और ये भी एक प्रकार से कांग्रेस के ही माने जाते हैं और तीनों हमने बताया तीनों ही कांग्रेस के ही अंग और कार्यकर्ता दावेदार होंगे। कार्तिक डूडी चौथा नाम है दोस्तों, उन्होंने बहुत पहले घोषणा कर दी थी और लगातार वो लगे हैं, जहां कहीं भी धरने प्रदर्शन, किसानों की, जनता की आम समस्या, जन समस्याओं की बात होती है, कार्तिक डूडी खुलकर मैदान में कूद पड़ते हैं दोस्तों और वहां का एक प्रकार से नेतृत्व करने लग जाते हैं। तो कुल मिला के इस युवा में एक चीज दिखाई देती है दोस्तों कि मैं आगे बढ़ूंगा और मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा। तो कुल मिला के कार्तिक डूडी को भी समझ सकते हैं और कांग्रेस परिवार का भी एक प्रकार से हिस्सा समझ सकते हैं। तो ये चौथा कैंडिडेट एक प्रकार से कांग्रेस परिवार का है। पांचवा नाम दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बजरंग सहारण युवा है, उन्होंने भी ताल ठोक दी और हर हाल में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों और ये अगर चुनावी ताल ठोकते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हलचल जरूर होगी और बड़ी हलचल होगी। तो बजरंग सहारण किस टिकट से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी टिकट मांगेंगे, इनको कांग्रेस और भाजपा में बराबर बराबर हिस्से से देखा जा सकता है और दोस्तों बसपा की टिकट भी लेकर आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 6 अगर मजबूत दावेदार हम देखें तो भाजपा की तरफ से संजीव बेनीवाल, ये एक चेहरा छठा विधानसभा चुनाव में मैदान में होगा। तो ये तो निश्चित रूप से भाजपा की टिकट के प्रबल और एकमात्र दावेदार है दोस्तों। भाजपा ही यहाँ भादरा में फिलहाल ऐसी पार्टी है, अग्रिम पंक्ति में उसको मानना होगा कि वहाँ कोई विद्रोह हमें दिखाई नहीं देता फिलहाल। और वन मैन आर्मी की तरह संजीव बेनीवाल जो है एक तरफा भाजपा में टिकट की दौड़ में आगे चल रहे हैं और निश्चित रूप से अपने मजबूत वोट बैंक के दम पर संजीव बेनीवाल अग्रिम पंक्ति के दावेदार भी दिखाई देते हैं। उसके बाद में जिक्र करते हैं दोस्तों सबसे अंत में वर्तमान विधायक बलवान पूनिया, कामरेड बलवान पूनिया का। तो कामरेड बलवान पूनिया दोस्तों जनता में भी ये उहापोह है कि कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे या माकपा की टिकट लेके आएंगे या फिर दोनों ही टिकट समझौते में ले लेंगे या फिर किसी एक टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों ये कुछ तय नहीं है और ना ही पत्ते बलवान पूनिया अपने ये खोलना चाहते हैं। इसमें भी ये एक राजनीतिक पॉइंट है दोस्तों और इसमें काफ़ी पेच है। तो कुल मिला के ये 7 नाम है अभी तक हमें लगता है कि ये मैदान में होंगे। और इसके अलावा दोस्तों दयानंद बेरवाल है, रूपनाथ है, शोभा सिंह डूडी है, ये भी चुनाव में कहीं ना कहीं उतर सकते हैं। और टिकटों के पार्टियों के बारे में बताऊं तो दोस्तों बसपा, कांग्रेस, भाजपा, माकपा, ये 4 पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं दोस्तों और चारों ही पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवार हमें दिखाई दे सकते हैं। या अगर 2 पार्टियों के एक उम्मीदवार अगर हो सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बलवान पूनिया हो सकते हैं कांग्रेस और माकपा के। इसके अलावा हम नहीं मानकर चलते। और छोटी मोटी पार्टियां हैं दोस्तों वो भी अपने कैंडिडेट खड़ी करती है हर बार। तो इस बार विधानसभा चुनाव में 2023 के में जो बैलेट पेपर है वो दोस्तों बड़े से बड़ा दिखाई दे सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी इस बार दिखाई दे सकता है। जैसे कि भादरा की राजनीतिक परिदृश्य बनते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा फैक्टर भादरा की राजनीति में काम करते हैं, हमने हर बार ये कहा है और दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से आगे भी आपको बताएंगे। तो आज की समीक्षा में दोस्तों इतना ही, समय काफी हो गया है। तो एक बार पुनः मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको नव वर्ष की और 2022 के प्रवेश में आप सभी जो है कुशल मंगल रहें और अपार सफलता है आपके कदम छूमे दोस्तों। इसके अलावा जल्दी से मैं आपको मंडी के भाव बता देता हूँ। नोट से शुरुआत करता हूँ। नरमा 8775 रुपये, कपास 7790 रुपये, सरसों 6495 रुपये, ग्वार 5974 रुपये और चना दोस्तों 4725, मोट 6485, गेहूँ 2060, बाजरा 1900 और बरवाड़ा मंडी में नरमा 8600 रुपये, कपास 7500 रुपये, आदमपुर मंडी में नरमा 9172 रुपये, सरसों 6670 रुपये, ग्वार दोस्तों 5612 रुपये, मूंगफली 3912 रुपये और सरसा मंडी में नरमा 9261 रुपये, कपास 7150 रुपये, ग्वार 5701 रुपये, रावतसर मंडी में सरसों 7000, नरमा 9233 अधिकतम से भाव है ये और ग्वार दोस्तों 5900 रुपये, बाजरा 2263 रुपये माफ कीजिएगा। एलनाबाद मंडी में नरमा 9125, कपास 7360, सरसों 6520 और ग्वार के भाव 6021 रुपये प्रति कुंटल रहे और फतेहाबाद मंडी में नरमा 9200 प्रति कुंटल रहा, कपास 7100, संग्रिया में नरमा 9385 रुपये अधिकतम भावों में है और गुवार दोस्तों 5731, गेहूं 1911 और सरसों 6800 रुपये प्रति कुंटल रही।
जबकि नरमा 9335 रुपये हनुमानगढ़ मंडी में रहे। और दोस्तों भट्टू मंडी में नरमा 9035, कपास 7051, ग्वार 5309 और दोस्तों मूंगफली 3900 और बादरा मंडी में मूंग 4800 रुपये भाव प्रारंभ हुए, 4900 अधिकतम बोली लगी और 4850 औसत बोली है। गुआर दोस्तों 5670 से बोली प्रारंभ हुई, 5710 तक चली, 5690 औसत भाव है। अब सबसे ज्यादा नरमा आज की मंडी में जिसमें भाव नरमे के हैं वो है गोलूवाला मंडी, 9512 रुपये प्रति कुंटल नरमा बिका है दोस्तों, ये अधिकतम भाव है। ये रहे मंडी के भाव दोस्तों। जल्दी से मौसम का मिजाज बताऊं तो आज दिन भर बादलों का लुका छुपी का खेल चलता रहा, धूप भी रही और दोस्तों लगभग 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 97% बादल थे। रात्रि को भी 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा आज रात्रि को। और दोस्तों कल रात्रि को मैं आपको बताऊं तो मिनिमम जो तापमान रहा वो मात्र 6 डिग्री था। और 2 तारीख को कल 2 जनवरी को 9 से 16 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 18 से 21 दोपहर को, 15 से 18 शाम को रहेगा, जबकि 4 से 7 और अधिकतम 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। और सुबह 50% तो दोपहर को 56 और शाम को मात्र 11% बादल रहेंगे और रात को मात्र 23% बादल रहेंगे। और रात्रि को 10 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है दोस्तों। देर रात्रि को जब सुबह का समय हो जाता है तो उस समय जरूर टेम्परेचर जो है 5 से 6 डिग्री तक आ जाता है। तो ये है दोस्तों मौसम का मिजाज। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।